हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 7 अप्रैल और आज मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो 7 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है, रिवीजन पॉइंट्स भी लिए गए हैं और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारे कुछ आपको बताए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। कल हम लोगों ने बात किया था जो करंट अफेयर, उसको वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 5 अप्रैल को। इसके अलावा 33 वर्षों तक राज्यसभा के सांसद के रूप में सेवा देने वाले मनमोहन सिंह जी अभी हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है और जिम्बाब्वे ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की डिजास्टर की घोषणा की है। अभी हाल ही में TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने इसके वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल खगोलविदों के साथ मिलकर के ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 3D मैप बनाया है। नाम है देसी। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे राकेश मोहन को विश्व बैंक में अभी आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला ज्यूरी मेंबर बन गई हैं बिल्किस मीर, जम्मू कश्मीर से आती हैं। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा है, सिंगापुर भी पल्ला झाड़ लिया। RBI ने 7वीं बार रेपो रेट में कोई चेंज ना करने का फैसला लिया और अप्रैल 2024 तक 10 किलो किलो मेगावाट का यानी 10K मेगावाट 10,000 मेगावाट का नवीनीकरण क्षमता हासिल करने वाली पहली भारत की कंपनी बन गई है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। इसकी क्विज और PDF MJT ऐप पर दी गई है। अगर आपने नहीं प्राप्त की है, नहीं क्विज सॉल्व किया है तो आप जरूर कीजिएगा। हर दिन की डेली क्विज और PDF आपको यहाँ पर दी जाती है। MJT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहीं पर हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स आती हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, आज 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों दुनिया भर में सबसे बड़ी जो संस्था है हेल्थ के लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी। तो WHO के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। मनाया जाना कब से शुरू हुआ? तो 1950 से ये मनाया जाना शुरू हुआ था, इसी के स्थापना दिवस को लेकर के। 1950 से शुरुआत हुई। इस बार की थीम है माई हेल्थ माई राइट्स, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है, चलिए ये अप्रैल महीने के अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस हैं। रिकॉल करना चाहोगे तो रिकॉल कर लो। 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस और 1 अप्रैल को ही RBI स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 1 से 7 अप्रैल को अंधता निवारण सप्ताह मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। आगे, हाल ही में कहां पर 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया में, भारत में कच्छ क्षेत्र में, कच्छ गुजरात में जो है वहां पर हड़प्पा बस्ती की खोज की गई। मतलब हड़प्पा के टाइम पर एक बस्ती की खोज की गई है। कैसी खोज की गई है? एक्चुअली में वहां पर अभी पुरातत्वविदों की एक टीम गई और खुदाई के दौरान वहां पर कुछ ऐसे अवशेष पाई हैं जो बताए जा रहे हैं कि 5200 वर्षों पुराने हैं। 5200 वर्ष पुराने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 3000 BC या 3200 BC कह लो, मोटा मोटा 3200 BC। ठीक है ना? 3200 BC के आसपास का ये जो है पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं। यहाँ पर कुछ मिट्टी के, कुछ पत्थर के, बलुआ पत्थर के बर्तन मिले हुए हैं। तो ये बताए जा रहे हैं कि 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा बस्ती के टाइम के हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की अगर खोज की बात करें, वैसे तो आपको इतिहास की क्लास में सब कुछ पढ़ाया ही गया है। हड़प्पा की खोज दोस्तों, हड़प्पा या स्थल कहें, नगर कहें, उसकी खोज दयाराम साहनी जी ने 1921 में की थी। ये वर्तमान में, ये जो नगर है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांडगोमरी में है, रावी नदी के किनारे। ठीक है ना? ऐसे ही 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और उसको राखलदास बनर्जी ने खोजा था। वो सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप मैप में देखना चाहोगे, क्योंकि गुजरात से संबंधित है, गुजरात के कक्ष में ढूंढा गया है, गुजरात यहाँ पर स्थित है।
तटीय सीमा के मामले में ये टॉप पर है गुजरात। भूपेन पटेल जी यहाँ पर सीएम है, आचार्य देवव्रत जी गवर्नर हैं। बाकी अगर नेशनल पार्क में बात करें तो गिर नेशनल पार्क ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा जाएगा फिर से। वंसदा नेशनल पार्क, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है, कांकरिया झील है, नल सरोवर झील है, थोल झील है। और जिलों की संख्या में 33 है। विधानसभा में 182 सीट, लोकसभा में यहाँ से 26 सीट जाती है, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीट जाती है। क्लियर है। महाराष्ट्र से अलग हुआ था 1 मई 1960 में। राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई? तो दोस्तों अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया जी ने, चूंकि अभी ये तो मनसुख मंडाविया जी स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ में रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे हैं, तो इनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी है। तो उसके मंत्री के हैसियत से इन्होंने ये अभी टारगेट सेट किया कि 2025 तक यूरिया आयात हम लोग समाप्त कर देंगे, यानी कि यूरिया खरीदना बंद, बाहर से अब यूरिया नहीं मंगाई जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भारत अब एक तो इनफ यूरिया का प्रोडक्शन करने लग गया है। दूसरा, भारत ने कुछ लिक्विड यूरिया बनाना शुरू कर दिया है, नैनो लिक्विड यूरिया, जिसके बारे में मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूं। नैनो लिक्विड डीएपी ये बनाना भारत ने भी शुरू कर दिया है, और भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास लिक्विड यूरिया की टेक्नोलॉजी है। इफ्को ने बनाया था ना, तो इफ्को के द्वारा बनाया गया था नैनो तरल यानी नैनो लिक्विड डीएपी और नैनो लिक्विड यूरिया। इन सब की वजह से जो जो मैंने आपको बताया था कि आधी बोतल नैनो लिक्विड यूरिया एक बोरी यूरिया के बराबर होगा, तो ऐसे में यूरिया क्यों खरीदी जाए? इसलिए यूरिया आयात आयात को समाप्त करने की घोषणा की है इन्होंने। कब तक? 2025 तक। अभी अगर बात करें तो वार्षिक रूप में जितना भी होता है यूरिया का यूज होता है भारत में, तो उसमें से 30% यूरिया हम लोग बाहर से खरीद करके लाए रहे होते हैं। 2022-23 के आंकड़ों की बात करें तो 284.95 लाख टन का भारत ने आयात किया था। ठीक है, तो ये रही मनसुख मंडाविया की बात। वैसे 2025 तक हम लोगों ने और भी एक लक्ष्य रखा है, टीबी मुक्त भारत करने को, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत करने को भी लक्ष्य हम लोग बनाकर चल रहे हैं। और टीबी मुक्त भारत के लिए हम लोगों ने कौन सी योजना शुरू की है? निक्षय मित्र योजना। ये पूछा जाएगा, याद रखना, निक्षय मित्र योजना शुरू किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी ईआईयू की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग आई हुई है, और इस रैंकिंग में व्यापार करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा स्थान पूछा गया है। तो ईआईयू की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में टॉप पर है इस बार दोस्तों सिंगापुर। तो इसी बार नहीं, ये पिछले 16 साल से टॉप पर रहता आया हुआ है। ये 16 सालों से टॉप पर है, लगातार 16 सालों से बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिजनेस करने के लिए कहाँ का एनवायरनमेंट सबसे सही है, सबसे सुटेबल है। आज भारत में कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको लगभग 30 से 40 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस वगैरह बनाने पड़ते हैं। अगर मीडियम लेवल का अगर बनाना चाह रहा है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो सिंगापुर वगैरह में 2-3 डॉक्यूमेंटेशन, वो भी 40 डॉक्यूमेंट बनाने में भी उनके साल 1.5 साल लग जाते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं शुरुआत में बहुत लंबे समय तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा पाए रहते हैं। लेकिन सिंगापुर वगैरह में मात्र 2-3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, और वो भी बहुत ही तेजी से, बहुत ही क्विकली वो लोग अप्रूव कर देते हैं। यहाँ पर तो कार्यालय टू कार्यालय घूमता रहता है, कुछ इनको खिलाओ, कुछ उनको खिलाओ, कुछ उनको खिलाओ, तब फिर वो आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिलहाल यहाँ से इन्वायरमेंट के मामले में सिंगापुर टॉप पर है, और पिछले 16 सालों से टॉप पर ये बनता आया है। यहाँ पर टॉप 10 की अगर लिस्ट देखना चाहोगे तो सिंगापुर टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पर है, यूएस यानी अमेरिका थर्ड पर है, जर्मनी फोर्थ पर है, स्विट्जरलैंड फिफ्थ पर है, कनाडा है सिक्स पर। ठीक है ना। भारत कहां पर है? भारत दोस्तों है 51वें स्थान पर। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में हम लोग दुनिया में 51वें स्थान पर आ रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग में तो बहुत खराब है। अगर जब हम लोग आते हैं कि स्टार्टअप सबसे ज्यादा कहां पर आ रहे हैं, यूनिकॉर्न्स कहां पर ज्यादा बन रहे हैं, उन सब मामलों में भारत तीसरे नंबर पर आता है। यूएस और चाइना के बाद यूनिकॉर्न्स के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। यूनिकॉर्न्स तो इतना बन रहे हैं, क्षमताएं तो हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर्स या कहें कि जो टेक जानकार हैं, वो दुनिया भर के देशों में जा करके बड़ा नाम कमा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इंडिया में उतना उस हिसाब से एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ जिनके जो लोग शादी ढूंढने आते हैं वो कहते हैं हमें सरकारी वाला लड़का चाहिए, तो सरकारी वाले लड़के के चक्कर में सब लोग सरकारी की नौकरी तैयारी करने लगते हैं। इस वजह से भी कुछ बिजनेस डाउन हो रहा है ना? आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और रैंकिंग देख लेते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक में 126वें स्थान पर हम लोग हैं। खुशहाली में भी 126वें पर और शांति में भी 126वें पर, ठीक है ना? ना खुशहाल है ना शांति है। डीएचएल कनेक्टेडनेस इंडेक्स में 62वें स्थान पर है। वीडेम की लोकतंत्र की रिपोर्ट आई थी, ध्यान रखना ये वीडेम वाली है जो रिपोर्ट, इसमें 104वें स्थान पर है हम लोग, ठीक है ना? और जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की आती है लोकतंत्र सूचकांक, उसमें 46वें पर है। पहले 53वें थे, इस बार 46वें पर है। यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक में 134वें पर है, अभी रिसेंट में आई थी। और इसके अलावा लैंगिक असमानता सूचकांक में हम लोग इसमें हैं 108वें स्थान पर। वैश्विक बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 42वें स्थान पर है। अगला, हाल ही में विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी में किसे महानिरीक्षक पद से नियुक्त किया गया? तो एसपीजी, एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी खास तौर से प्रधानमंत्री के प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाने वाली फोर्स है। इंदिरा गांधी जी की जब हत्या की गई थी तो उसके बाद से इसका गठन किया गया था कि ऐसे मामले दोबारा ना हो। हालांकि राजीव गांधी जी की उनके बाद भी हत्या हो गई, लेकिन एसपीजी का गठन उसी समय किया गया था 1985 में, जिससे प्रधानमंत्री के लिए एक अलग प्रकार की स्पेशल फोर्स हो। क्योंकि इंदिरा गांधी जी की हत्या के टाइम पर दिक्कत ये आई थी कि उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स ने अटैक कर दिया था। तो इस वजह से वेल ट्रेंड, जिनकी मनोदशा सही हो और जो मतलब जिनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है वो सब कुछ जांच परख लिया जाता है, उन ऐसे ऐसे लोगों का एसपीजी में उनका चयन किया जाता है। और इसका चयन ऐसे नहीं होता कि अलग से भर्ती निकाली जाती है, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट में से पिकअप किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो एसपीजी बहुत ही एलीट क्लास का अपना प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। और इसके महानिरीक्षक अभी नियुक्त किए गए हैं। महानिरीक्षक बोले तो इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी। तो आईजी नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में लव कुमार। ये हैं लव कुमार, आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं और इनको यूपी कैडर के हैं वैसे, इनको अभी हाल ही में आईजी नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, डीजी जो है ये अलग पद है। डीजी मतलब कि महानिदेशक होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, वो बड़ा पद हो गया। उसके नीचे जो सेकंड वाला पद है वो है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल का, ठीक है। तो लव कुमार जो है ये आईजी नियुक्त किए गए हैं। और अगर डीजी की बात की जाएगी तो आप आलोक शर्मा को बताएंगे। स्थापना एसपीजी की हुई थी 1985 में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से किस प्रकार की फोर्स का काम होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना? तो एसपीजी उसमें आप लगा दीजिएगा। आगे यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हैं, जैसे अभी राकेश मोहन जी को विश्व बैंक में आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया। राजीव सिंघल टाटा इंटरनेशनल के नए एमडी बने। संजय नायर एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं इस साल के लिए। शेफाली शरण जो है पीआईबी की प्रधान महानिदेशक बनी है। जयश्री दास वर्मा फिक्की की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है। निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एमडी हैं। और पीयूष आनंद को ये एनडीआरएफ का, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का बनाया गया है अध्यक्ष, ठीक है। अगला दोस्तों, ई बुक आ चुकी है और ई बुक जो है अभी के लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही दिया जा रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू ही आप ले पाओगे। कारण ये है कि पेमेंट गेटवे का अभी अपडेट चल रहा है। पेटीएम का पेमेंट गेटवे था और वो 31 मार्च से बंद हो गया है, इस वजह से कोई भी ट्रांजेक्शन हो नहीं पा रहा है। तो आपको व्हाट्सएप का नंबर जो दिया गया है 7235939467, ठीक है ना? तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और इसी नंबर पर क्यूआर कोड भेजा जाएगा, वहीं पर पेमेंट करके आप ई बुक ले पाओगे। ये ई बुक जनवरी से मार्च तक की जो है ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये 59 रेट्स में है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो। और किताब अगर लेनी है ऑफलाइन मोड में 2023 की, तो पूरा का पूरा 2023 कवर करते हुए ये किताब है और ये अमेजन पर अवेलेबल है। इसको आप अमेजन से जाकर के ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये ऑफलाइन बुक है, ऑफलाइन पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही लोको पायलट की भी बुक आई हुई है, इसको भी आप ले सकते हो। 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस ये दोस्तों मनाया जाता है 6 अप्रैल को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद कर लेना। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय मनाया जाता है, पुस्तकालय दिवस। पुस्तकालय जो है ज्ञान का भंडार होता ही है, पुस्तकें जाकर के लोग पढ़ते हैं। अब तो जमाना आ गया है डिजिटल लाइब्रेरी का।
तो डिजिटल लाइब्रेरी में अब क्या होता है, वाईफाई लगा होता है, उसके बाद फिर इंटरनेट की सुविधा होती है, लाइट की सुविधा होती है, एसी की भी सुविधा होती है। जाते हैं आजकल लोग, आईपीएल देखते हैं, नहीं तो मूवी भी देखने लगते हैं, है ना? मतलब एग्जाम लगा हुआ है लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि वहां पर जा करके आईपीएल कोई देख रहा है तो कोई मूवी देख रहा है। तो मतलब गर्मी में कि घर रूम में रहेंगे तो वहां पर फिर भाई जैसे पंखा चलेगा, और वहां लाइब्रेरी चले जाएंगे तो फिर वहां पर एसी चलेगा। अब कंपटीशन की वजह से जो लाइब्रेरी वाले हैं उनको दाम कम रखना पड़ता है, 200 300 400 रखना पड़ता है, और इसी वजह से क्या होता है कि 300 में पूरा महीने भर के लिए कंटेंट मिल जाता है इनको। कुछ स्टूडेंट को जो जो समझ लो कि भटके हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो सही अगर यूज करोगे तो लाइब्रेरी ज्ञान का भंडार है। जैसा कि मैंने आपको कहा, आप जाकर वहां पर फ्री इंटरनेट और फ्री इन्वायरमेंट पा जाओगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग लाइब्रेरी का सही यूज भी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। वैसे लाइब्रेरी पुस्तकों से रिलेटेड है, पुस्तक से रिलेटेड एक दिवस और जान लीजिए, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? तो यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में दोस्तों अभी 4 भारतीयों को शामिल किया गया। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लिस्ट जारी की गई थी, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अंडर 40 अंडर 40 यानी कि 40 वर्ष से कम उम्र के ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो लीडर्स का काम कर रहे हैं, लीडिंग मतलब लीडर्स में अगर केवल एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाए तो वो आ जाते हैं जो स्टार्टअप अपना किए रहते हैं, लेकिन लीडर्स की जब बात कर दी जाती है तो उसमें सीईओज, ठीक है ना, कंपनी के सीईओ या कंपनी के टॉप लेवल के जो अधिकारी होते हैं, ये सब भी आ जाते हैं, कि मतलब जो लीड कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही ग्लोबल यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट आई हुई है अंडर 40 की, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स सभी को कंसीडर किया जा गया है। ऐसे में 4 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया है। ये 4 भारतीय कौन कौन से हैं? शाश्वत गोयनका, अद्वैत नायर, जुबिलेंट ग्रुप के, और अर्जुन भारतीय, और इसके अलावा प्रिया अग्रवाल हेब्बार। तो ये सभी को शामिल किया गया है। हाल ही में एसजेवीएन लिमिटेड ने 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो एसजेवीएन बोले तो मतलब क्या होता है जानते हो? सतलुज जल विद्युत निगम। तो सतलुज जल विद्युत निगम ने 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार में 2 अवार्ड जीते हैं। कौन कौन से? पहला तो जीता उन्होंने सामाजिक विकास और प्रभाव सृजित करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार। दूसरा इन्होंने जीता सीआईडीसी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। एसजीवीएन, ठीक है ना, सतलुज जल विद्युत निगम। अब ये जो है, ये जो कंपनी है एसजीवीएन, ये हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिल करके इसको चलाती हैं। तो पब्लिक सेक्टर की ये यूनिट है, अंडरटेकिंग है, यानी कि कंपनी है, और ये विद्युत निगम है, सतलुज पर समझ लो कि विद्युत उत्पन्न करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाली। तो यहाँ पर 2 अवार्ड मिला है, और ये लगातार तीसरी बार अवार्ड जीता हुआ है, ठीक है ना, लगातार तीसरे वर्ष ये अवार्ड जीता हुआ है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए। इसको स्थापित किया गया था नीति आयोग के द्वारा, पहले मतलब योजना आयोग के द्वारा स्थापित किया गया था, अब तो जिसे नीति आयोग कर दिया गया है, और निर्माण उद्योग विकास परिषद के द्वारा। 7 अप्रैल 2024 को फिलीपींस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के बीच में कहां पर सैन्याभ्यास हुआ? तो दोस्तों ये 4 देश अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो इनकी लोकेशन जो है ये आपका इधर पैसिफिक रीजन के साइड में है, मतलब अमेरिका तो दूर है थोड़ा, और ये सब जो है दक्षिण चीन सागर के और इर्द गिर्द हैं। ऑस्ट्रेलिया तो आपका थोड़ा सा नीचे पड़ जाएगा हिंद महासागर के पास। तो ये जो 4 देश है ना, बेसिकली दक्षिण चीन सागर में आकर के एक अभ्यास किए हैं, और किस लिए किए हुए हैं? चाइना को काउंटर करने के लिए, उस रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए। यहाँ पर अमेरिका जो है ना, ये चाह रहा है कि वो दक्षिण चीन सागर में चाइना को काउंटर करे, तो इसके लिए ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ मिलकर के वहां पर एक नेवल ड्रिल कर रहा है, बहुत बड़ा ज्वाइंट नेवल ड्रिल कर रहा है, नेवी एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, नौसेना का सैन्याभ्यास कर रहा है। तो दक्षिण चीन सागर में हो रहा है, ये बात ध्यान रखना, चाइना को काउंटर करने के लिए 7 अप्रैल से ये शुरू हुआ है। वैसे 4 देश मिलकर के मालाबार करते हैं, 4 देश में ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान होता है, और इंडिया होता है, ठीक है ना। तो ये सब जब होते हैं तब मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज, तो ये भी ध्यान रखना। ये कुछ और अभ्यास हैं जो पिछले दिनों में हुए हैं, इनको रिवाइज कर लीजिए। जैसे भी दोस्ती 16 हुआ भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में, मालदीव में हुआ। ट्राइलेट हुआ भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में, मोजाम्बिक और तंजानिया में। टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका करते हैं, अमेरिका में हुआ। लमितिये ये भारत सेशल्स करते हैं, सेशल्स में हुआ।
कटलेस एक्सप्रेस ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होता है, ये भी सेशल्स में हुआ। समुद्री सुरक्षा बेल्ट ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ओमान की खाड़ी में हुआ। भारत शक्ति भारतीय सेना ने किया, भारत शक्ति, तरंग शक्ति, गगन शक्ति ये भारतीय सेना ने किया। सी डिफेंडर जो है ये भारत अमेरिका ने पोर्ट ब्लेयर में किया। अगला, हाल ही में नाटो ने किस देश की सहायता के लिए अगले 5 वर्षों में $100 अरब देने की घोषणा की है? ये देखो, नाटो जो है यूक्रेन को $100 अरब देने की घोषणा की है मदद के रूप में, है ना। अब आप सोचोगे 2 साल से ज्यादा बीत गए और अब इनको यूक्रेन की याद आई है कि इनको फिर से मदद दिया जाए। ऐसा क्यों हुआ जानते हो? क्योंकि अब युद्ध खत्म होने की कगार पे। अब युद्ध में ऐसा बात चल रहा है, ऐसी चर्चा चल रही है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए स्विट्जरलैंड में कुछ बैठक हो। अभी आपने देखा रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात किया था यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से और रसिया के प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है, कि ये युद्ध को शांत किया जाए, खत्म किया जाए। तो भारत जहां पर शांति का प्रस्ताव रखता है कि शांति किया जाए, इन लोग को फिर दिक्कत होने लगती है कि यार अगर युद्ध बंद हो जाएगा तो इनका हथियार कैसे बिकेगा। नाटो की जब मैं बात करूं ना तो समझ लीजिए अमेरिका का बात कर रहा हूं। अमेरिका जो है ये इसी में ये ग्रुप नाम का बना लिया है, लेकिन पूरा लीड वही करता है, सबसे ज्यादा फंड भी वही करता है, लीड भी वही करता है। जो अमेरिका कहता है वही नाटो अपना करता है। तो नाटो एक प्रकार का संगठन तो है ऐसे 32 देशों का, लेकिन लीडर अमेरिका है, तो समझ लीजिए पीछे से अमेरिका ही बोल रहा है। अब अमेरिका को हथियार बेचना है, अगर दुनिया में शांति हो गई तो हथियार बिकेगा इनका नहीं। बहुत बार मैंने आपको बताया है ये बात। अब देखो, यहाँ पर जब युद्ध शांत होने की स्थिति में है तो ये कह रहे हैं नहीं शांत हो जाएगा, फिर रसिया अपना ग्रोथ में लग जाएगा। हथियार रसिया भी बेचता है क्योंकि इसका कंपटीटर है, तो हथियार फिर से बेचना अगर शुरू कर देगा रसिया तेजी से, तो फिर रसिया फिर से ग्रो करने लगेगा, तो यूएस को टक्कर मिलने लगेगी, हथियार की जो इसकी डील होती है उसमें फिर से टक्कर मिलने लगेगी। इसलिए $100 बिलियन इसको दे दो यूक्रेन को, जिससे ये लोग फिर से लड़ते रहें और रसिया का बहुत सारा हथियार फिर से इसमें इन्वॉल्व होता रहे, रसिया फिर से इसमें बजा रहे। ऐसे ही बीच के जो मिडल ईस्ट के बहुत सारे देश है उनको फंसा रखा है इसराइल हमास के चक्कर में, समझ लो। इसके बाद मतलब अभी देखो, जब बीच में यूएन में अभी प्रस्ताव पारित हुआ था इसराइल हमास का युद्ध जो है सीज फायर हो जाए, इस पर अमेरिका को दिक्कत होने लगी। अब तक तो बहुत सपोर्ट कर रहा था कि यार हम तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। ऐसे ही भारत के बगल पाकिस्तान है, भारत के से हथियार बिकता रहे, भारत हथियार अमेरिका का खरीदता रहे, इसके लिए वो पाकिस्तान को भी बीच बीच में लव लेटर दे करके उनको जिंदा रखता है। अभी कुछ दिन पहले एक लव लेटर जो बाइडेन साहब ने भेजा था पाकिस्तान को। चाइना जो है ये भारत से बजा रहे, इसलिए भारत को इसने हथियार दे देकर मजबूत किया हुआ है। उधर ताइवान को ये सपोर्ट करके रखता है, जिससे ताइवान और चाइना की टेंशन बरकरार रहे। तो ये अमेरिका है, और मुझे पता नहीं क्यों नहीं ये नहीं समझ में आता कि अगर 19वीं सदी या 20वीं सदी में जब तक ये करते थे तब तक एक्सपोज उतना नहीं होते थे, वर्ल्ड लेवल पर मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब सबको इतना चीजें पता नहीं थी, ठीक है। तो अमेरिका जब ये कहता करता था बैकग्राउंड से, तो वो लोगों को मतलब ये लगता था कि चलो ठीक है, पता नहीं चला ये क्या कारण थे। अब तो दुनिया को सबको समझ में भी आ गया है, अब तो मैं अपनी वीडियो में भी कई बार आपको बता दिया हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों ये नहीं मान रहा है। ये बेइज्जती ही करवाने पे लगा हुआ है अमेरिका जो है, कि देखो पूरी दुनिया जान चुकी है कि पूरी दुनिया के सामने तुम एक्सपोज हो चुके हो कि बैकग्राउंड से बस केवल लड़ा करके रखते हो, कोई शांति मानती नहीं। जब आपके यहाँ पर ये पन्नू वगैरह चले जाते हैं तो इनके लिए बड़ा राग लापते हो, ये आ गए वो आ गए आके मार दिए। और बाकी जब अभी इसराइल ने जब ईरान पर अटैक कर दिया, ईरान पर, ईरान की एम्बेसी पर सीरिया में किया, वहां पर जो उसके कमांडर मारे गए, तो वहां पर तुम्हारा ह्यूमन राइट नहीं बोल रहा है। तो यही है फिलहाल, कहते नहीं है उसे कि गंदा सच, डार्क ट्रूथ। तो $60 अरब इससे पहले अमेरिका भी देने जा रहा था, हालांकि ये तो अभी अटका हुआ है पैकेज कांग्रेस में, कांग्रेस वहां की संसद का नाम है। तो अमेरिकी फंडिंग ये $60 अरब पहले से दे रहा था उसके थ्रू, तो वहां पर वो कांग्रेस के लोग क्या किए कि इसके प्रस्ताव के, जैसे भाई अपोजिशन वाले हैं वो रोक दिए, जब तक पास नहीं होगा तब तक कैसे जाएगा। कोई भी सरकार अपने जेब से ₹1 दे नहीं सकती बिना पास कराए संसद से। तो यहाँ पर ये अटक गया, तो ये दूसरा दिमाग लगाए, हालांकि ये दांव पेच लगाए हुए हैं, ये भी पास ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ दूसरा दिमाग लगाए कि क्यों ना नाटो के थ्रू दिला दिया जाए, नाटो के थ्रू दिला दिया जाए अगले 5 वर्षों में। देख रहे हो, टारगेट बनाए हैं कि अगले 5 वर्षों तक बजा कर रखो। अगर किसी की ग्रोथ रोकनी है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि उसको लड़ाई झगड़े में फंसा दो, किसी की भी ग्रोथ रोकनी हो तो ये
दुनिया से सीखना चाहिए, ठीक है ना, वर्ल्ड लेवल पर क्या चल रहा है, इसलिए लड़ाई झगड़े में ना पड़ा करो। मम्मी सही करती थी, कहती थी। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट 2024 में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। निम्न में से किस देश के नाम 7 मिनट तक कृत्रिम सूर्य तापमान बनाए रखने का रिकॉर्ड है? तो चीन के नाम है। आज आपका क्या क्वेश्चन है आपके लिए, एलपीजी सुधार के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है और कल की वीडियो देखे होगे तो डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये भी आप बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास देखने के लिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अच्छा हाँ, आज दिन में करंट अफेयर का जो वीकली करंट अफेयर का रिवीजन है, इसकी लाइव क्लास होने वाली है, तो आप लोग दिन में 12 बजे तैयार रहिएगा, लाइव क्लास की होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।